तो हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर के बारे में। तो एक्चुअली क्या होता है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होते हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोला इसलिए जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को उस इस तरह से, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उनमें इस तरह से इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल किया जाता है कि उससे जो भी इंफॉर्मेशन अपने को देना है वो कंट्रोल वे में वो इंफॉर्मेशन मिलती है। यानी जो भी इनपुट आप दोगे तो उसी तरह से कंट्रोल वे में अपने को आउटपुट मिलता है। मान लो जैसे अगर मैं ट्रांजिस्टर की बात करूं, तो अगर हमने कोई सिग्नल उसमें दिया, तो अगर उसको एज ए एम्पलीफायर अगर उसको यूज किया जाता है, सिग्नल सिग्नल को क्या करता है, वो एम्पलीफाई करके देता है। तो पहले क्या था कि वैक्यूम ट्यूब्स यूज किया करते थे, जो कि काफी मतलब उतना सिंपल नहीं था वो, जितना सिंपल तरीके से इन्होंने सेमीकंडक्टर से बनाए हुए डिवाइसेस को यूज करना सीखा है। ठीक है, तो वैक्यूम ट्यूब्स इनिशियल में यूज करते थे तो उनको बंद कर दिया, बाद में सेमीकंडक्टर से जो बने हुए डिवाइसेस उनको यूज करने लगे हैं लोग। तो सेमीकंडक्टर जो मटेरियल है उनमें दरअसल एक क्वालिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ये एक पूरा ही एक अलग टॉपिक है। और वैसे भी इलेक्ट्रॉनिक में तो आप जब अगर जाते हो, बीटेक करने जाओगे, इंजीनियरिंग करने जब आप जाओगे तो आप देखोगे कि वहाँ तो पूरा डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। हम लोग उतना डिटेल में जाएंगे नहीं, हम लोग सिर्फ यहाँ बेसिक पॉइंट्स की बात करेंगे। ठीक है, तो पहले तो ये समझेंगे कि एक्चुअली सेमीकंडक्टर क्या है। ये सॉलिड जो मटेरियल्स हैं उसका एक पार्ट है। यानी अगर मैं सॉलिड मटेरियल्स का अगर क्लासिफिकेशन करूं तो हम लोग इसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है इंसुलेटर, एक होता है मेटल और एक होता है सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ये सॉलिड मटेरियल होते हैं दरअसल। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन यहाँ जो मटेरियल है, सॉलिड मटेरियल है, उनको किस किस तरह से क्लासिफाई किया गया है, कैसे हमने कहा कि ये तीन कैटेगरी में है, इनका आधार क्या है, मतलब बेस क्या है, किस बेसिस पर हमने कहा है। तो पहले वही बात करेंगे कि किस बेस पर हम कह रहे हैं कि ये सेमीकंडक्टर है, ये इंसुलेटर है ना, ये कंडक्टर है, यानी ये मेटल के बने हुए हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे पहले। तो मैं यहाँ दो तरह से इसको बताऊंगा आपको कि एक तो रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बेस पर हम लोग इन सॉलिड मटेरियल को डिवाइड करते हैं या क्लासिफाई करते हैं। दूसरा होगा बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग, कि बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग किस तरह से इनको क्लासिफाई किया गया है। ठीक, तो द डिवाइस है, ये लिखवा देता हूँ पहले। द डिवाइसेस which are manufactured by the semiconductor materials can control the flow of चार्ज कैरियर्स। तो मेनली हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, कैरियर्स एंड देयर डायरेक्शन। ठीक, तो पहला मैं ले रहा हूं ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड मटेरियल्स। क्लासिफिकेशन of solid materials on the basis of conductivity और resistivity, क्योंकि इसके बारे में बात कर चुके हम लोग कि कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी में क्या रिलेशन होता है, ρ = 1/σ।
तो जैसे अगर मैं मेटल की बात करूं सबसे पहले, तो इनकी जो कंडक्टिविटी वो हाई होती है और रेजिस्टिविटी क्या होती है, लो होती है, बाकी के कंपैरिजन में। आ रही बात में? किसके? सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के कंपैरिजन में। यहाँ रिलेटिवली बात कर रहे हैं हम लोग, ये ध्यान रखना है। तो कंडक्टिविटी हाई एंड रेजिस्टिविटी लो। दूसरा, इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस एंड रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव, है ना। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, रेजिस्टिविटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। क्लियर? ये हो गया मेटल के बारे में, लिख लीजिए आप। हो गए सर। नेक्स्ट हमारे पास में जैसे इंसुलेटर। तो कंडक्टिविटी लो, रेजिस्टिविटी हाई। टेम्परेचर का यहाँ हम बात ही नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज्यादा होता है कि टेम्परेचर का इफेक्ट आता ही नहीं। तीसरा हमारे पास में सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है और रेजिस्टिविटी है, वो बिटवीन द इंसुलेटर एंड मेटल है, ठीक है। कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी बिटवीन द मेटल्स या कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। हाँ, इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो नेगेटिव होता है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज नेगेटिव, ठीक है। तो ये तो हुआ ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट हमारे पास में ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी के आधार पर कैसे इनको क्लासिफाई किया गया है, लेकिन उसके पहले हम लोग बैंड के बारे में पढ़ लेते हैं, ये बैंड होता क्या है, ठीक है। तो इसमें हम लोग कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, इनके बारे में बात करेंगे और किस तरह से इनके बेस पर हम यहाँ इन तीनों मटेरियल को क्लासिफाई करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बैंड के बारे में बात करेंगे, तो एक एक करके बात करते हैं। लिख लिया है? हाँ सर। हाँ सर। तो इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा, इस पर मेंस में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे
एनर्जी बैंड डायग्राम। दरअसल एनर्जी बैंड डायग्राम क्या है? ये दरअसल इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी उसके बीच में ग्राफ होते हैं। ये क्या है एक्चुअली? ग्राफ U वर्सेस R, यानी पोटेंशियल किसका? इलेक्ट्रॉन के ग्राफ की बात करेंगे। तो सबसे पहले ले रहा हूं मैं, मान लो अगर 1 एटम है, तो फॉर 1 एटम पहले 1 एटम के बारे में समझेंगे हम लोग। तो हमें मालूम है कि न्यूक्लियस के चारों ओर, जैसे हाइड्रोजन एटम की हमने बात किया, तो न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। ठीक है, v स्पीड से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था? किसी r डिस्टेंस की बात करें तो रिवॉल्व कर रहा होता है। तो यहाँ पोटेंशियल क्या होगी? माइनस जेड ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r होगी। तो अगर इसका ग्राफ हम प्लॉट करें u और r के बीच में, तो आपको ग्राफ कैसा मिलेगा? यहाँ ग्राफ मिलेगा ऐसा। दरअसल ये क्या इंडिकेट कर रहा? देखो ये क्या एक्चुअली, ये r इक्वल टू 0 है जहाँ न्यूक्लियस है कि नहीं? उसके बाद में जैसे जैसे दूर जा रहा है, पोटेंशियल क्या कर रही है? इसकी इंक्रीज करती जा रही है, और जैसे जैसे पास आता जा रहा है डिक्रीज करती जा रही है। इसी ग्राफ को मैं ऐसे भी तो बना सकता हूँ, इधर भी। तो ये क्या इंडिकेट कर? इधर का मान लो अगर मैं इधर के ग्राफ की बात करूं, तो ये इधर जाने के करस्पॉन्डिंग बता रहा है एक तरह से। तो आप इधर कैसे जा रहे हो? और अगर मैं इधर के ग्राफ की बात करूं, तो यानी इधर की बात कर रहा है एक तरह से। ठीक है, तो इस ग्राफ को ऐसा बना सकता हूं मैं, ये आर है। लेकिन हमने ये देखा एटम के केस में यहाँ बैंड नहीं बनते एक्चुअली। यहाँ क्या बनते हैं? एनर्जी लेवल्स बनते हैं। डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स आपको मिलते हैं, है ना? तो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स और बैंड, ये दो डिफरेंट चीजें होती हैं। बैंड मतलब होगा कि जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स है ना, वो सब के सब क्या हो जाए एक तरह से। यानी ये कहने का मतलब ये है कि जहाँ कंटिन्यूस एनर्जी होगा, जहाँ कंटिन्यूस एनर्जी अपने को दिखाई देगा, उसको हम बोलते हैं बैंड। जहाँ डिस्क्रीट लेवल्स, जैसे हाइड्रोजन एटम में हमने देखा है, तो उसमें एनर्जी लेवल्स में क्या होता है? डिफरेंसेस होते हैं, यानी कंटिन्यूटी नहीं होती है। ठीक है, तो एक एटम की जब आप बात करते हो, उस केस में क्या मिलेंगे आपको? ऐसे तो जैसे मान लो ये 1s हुआ, है ना, ये 2s हुआ, ये 2p हुआ। इस तरह से आपको इसमें क्या मिलते हैं? एनर्जी वो मिलते हैं, लेवल्स मिलते हैं। ओके, इसमें जैसे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है नहीं? इसमें कितने होंगे? इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बना लो पहले। तो अगर मान लो मैं यहाँ की बात करूं, तो अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो मान लो ये 1s में है, ये 2s में, ये 2p में। तो आपको ये मालूम होगा, मेरे ख्याल से आपने वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा होगा, पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन के बीच में ग्राफ। तो किसी भी पार्टिकल की एनर्जी मान लो ये है, अगर वो ये एनर्जी है, तो पार्टिकल क्या करता है? देखो, वो पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा सकता है, मतलब यहाँ से यहाँ इस पर भी आ सकता है, और यहाँ भी आ सकता है, और यहाँ भी जा सकता है, लेकिन इसके ऊपर नहीं जा सकता अगर उसका एनर्जी लेवल ये है। तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आपने, क्योंकि ये इसका एक्सट्रीम लेवल है, एक्सट्रीम पॉइंट हो गया ना इसका। तो यहाँ से यहाँ तक ही जा सकता है ना, लेकिन ये नीचे तक भी आ सकता है। याद आ रहा है इसका आपको स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का कॉन्सेप्ट? ये पहले वो बताऊं, फिर इस पॉइंट पर आऊं। ये लिख लो, फिर समझाता हूँ मैं आपको इसमें क्या है। क्योंकि जब तक वो वाले कॉन्सेप्ट नहीं मालूम होंगे ना, ये समझ भी नहीं आएगा।
लिख लिया? हाँ सर। मैं आपको पहले स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का दिखाता हूँ। ये मान लो अभी नेचुरल लेंथ पर है, यानी ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट हुआ। अगर इसको हम लोग x इक्वल टू ए पर लाकर अगर हमने रिलीज कर दिया, यहाँ रिलीज करेंगे तो यहाँ वेलोसिटी क्या होगी? जीरो, क्योंकि नॉन इम्पल्सिव फोर्स होता है। तो ये इन दो पॉइंट के बीच में ऑसिलेट करेगा। ठीक है, तो इसमें जब आप पोटेंशियल की बात करोगे, किसी इंस्टेंट पर अगर मान लो ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक अगर इधर की तरफ v से जा रहा है, ये x डिस्टेंस पर है, तो इसकी पोटेंशियल क्या मिलती है अपने को? हाफ के एक्स स्क्वायर मिलती है। इसका ग्राफ कैसा होता है यू और एक्स में? पैराबोला होता है अपर। ये पैराबोला होगा, है ना? तो अगर मान लो इस ये अगर इसकी मैक्सिमम एनर्जी है, तो इसका ये क्या हो गया? एक्सट्रीम पॉइंट हो गया ना। तो आपको मालूम है कि ये पार्टिकल जो है इन दो पॉइंट के बीच में ऑसिलेट कर सकता है। हाँ सर। यानी ये इधर से इधर ही जा सकता है, इसके बाहर नहीं जा सकता है, ऊपर आगे नहीं जा सकता है, क्योंकि इसकी एनर्जी इतनी है। तो वही चीज वहां की कह रहा हूं मैं, यानी जो अगर 2p में जो इलेक्ट्रॉन है वो 2p के ऊपर नहीं जा सकता है, वो नीचे तक आ सकता है। ठीक है, तो वहां से वहां तक पूरे, अब उसमें तो 3 डायमेंशनल है। ये तो हमारे पास देखा जाए तो 1 डायमेंशनल ही है। इसका मोशन क्या है? 1 डायमेंशनल है ब्लॉक का। वो इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या है? 3 डायमेंशनल है ना? इसलिए मैंने ग्राफ उस लेफ्ट साइड में भी बनाया है, क्योंकि वो 3 डायमेंशन को इंडिकेट कर रहा है। क्लियर है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ भी तो सकता है, यहाँ भी तो सकता है, यहाँ भी तो सकता है, लेकिन किसी आर डिस्टेंस के लिए जाएंगे दूसरे पे तो यहाँ मिलेगा इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट वाले के लिए यहाँ मिलेगा। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन इसमें है तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, लेकिन उसकी जितनी एनर्जी, उसको एनर्जी सप्लाई करेंगे तभी वो नेक्स्ट वाले पे जा सकता है, अदरवाइज नहीं जा सकता। ठीक है ना? एनर्जी सप्लाई करेंगे तभी जाएगा, वो नीचे तो आ सकता है, ऊपर नहीं जा सकता है। ये वैसा ही है जैसे वो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का कॉन्सेप्ट है। क्लियर? ये तो हाँ हुआ सर। एक एटम को लेकर, तो उसको तो लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम वाले को। नहीं सर। नहीं सर। तो नेक्स्ट है, अगर मान लो मैं 2 ब्लॉक सिस्टम की बात करूं, सॉरी 2 एटम की बात करूं, तो जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करते हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जब बना होगा तो हाइड्रोजन एटम तो दूर तो रहे होंगे ना, तो हर एक एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक ही न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में रहे होंगे। लेकिन जब वो दोनों ही पास में आते हैं तो उसमें जो आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैसे तो उसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन मैं बाकी चलो और की बात करता हूँ। जैसे मैं बात कर सकता हूँ क्लोरीन की बात कर सकता हूँ, जैसे जो क्लोरीन बनता है ना? तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर होंगे तो वो अ, उसमें क्या होंगे कि आउट दो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन सिर्फ सिंगल एटम के न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होंगे, है ना? तो जैसे मान लो ये लेते हैं हम लोग, तो मान लो कि ये कोई एटम है, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें मेनली हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बारे में। 1 मिनट यार।
तो यहाँ हम लोग इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बात करेंगे। तो मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन है ना, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि क्लाउड के बारे में बात करते हैं। तो ये मान लो ऐसे दूसरा क्लाउड बना रहे, मान लो इलेक्ट्रॉन। अब वो एग्जैक्ट इधर बनेगा नहीं, ये इस तरह के दो एटम हैं। ठीक है, ये थोड़ा बड़ी साइज का बन गया, दोनों सेम ही साइज के वैसे। तो ये दोनों जब पास आ रहे होंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन तो इसमें है ना, कुछ इलेक्ट्रॉन इस वाले में है ना। उसी तरह यहाँ भी होंगे इलेक्ट्रॉन, ऐसे इसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे। अब क्या होगा कि जब ये दोनों पास में आएंगे तो एक्चुअल सिचुएशन कैसी बनेगी, देखो मैं इधर बना लेता हूँ। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसी न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में रहेंगे। लेकिन जो आउटर वाले इलेक्ट्रॉन है दरअसल वो ऐसे इस तरह से इलेक्ट्रॉन घूमने लगेंगे, जैसे वो पास पास आने लगेंगे इस तरह से। यानी आप देख रहे हो कि जो आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में तो है ही, वो इस न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में भी आ जाते हैं। तो मतलब क्या हुआ इसका, मतलब एक्चुअल ये हुआ एक न्यूक्लियस यहाँ है, दूसरा न्यूक्लियस यहाँ है। तो ये जो ओवरलैपिंग रीजन है, तो मान लो अगर मैं कहता हूं कि ये 1s है, ये 2s है, और उसी तरह यहाँ भी मान लो ये 1s है, ये 2s है, लेकिन इसके ऊपर मान लो ये 2p चला जाता है। तो आप देखो कि 2p वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये 2p वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ भी जा सकते हैं ना, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ घूम सकते हैं। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाले इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से यहाँ ही आ सकते हैं, यानी इसी के इन्फ्लुएंस में ये यहाँ से यहाँ ही आ सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक ही जा सकते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक ऐसे, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक आ सकते हैं, मतलब आने का मतलब ये है ना। लेकिन इसके ऊपर तो नहीं जा सकते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ है ना, यहाँ से यहाँ, तो फिर यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, क्योंकि इनका एनर्जी लेवल क्या है, 2p वाले पर है। तो ये जो बैंड होगा इसके जो इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें जिस लेवल के जो इलेक्ट्रॉन है वो दो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में आ गए। तो एक्चुअल में होता क्या है उस केस में कि अगर ये न्यूक्लियस हमारे पास में पहले वाला है तो ये 1s है, ये 2s है, ये 2p वाला जो लेवल है वो स्प्लिट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ एक ही न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में नहीं है। तो स्प्लिट होने का रीजन ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में आ गए हैं, और इसी को हम बोलते हैं बैंड। तो बैंड थ्योरी में आप देखोगे
मतलब जब हम लोग सॉलिड की पूरे की बात करते हैं, तो जैसे अगर मैं मेटल की बात करूं, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन दरअसल वो पूरे के पूरे लेटिस में घूम जाते हैं, ठीक है, इसलिए उनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। क्यों होते हैं बताएंगे अभी आगे। तो ये इस तरह का कॉन्सेप्ट इसके अंदर है, तो आप ये बना लो। ये दोनों सेम साइज के हैं भाई। सर कुछ पूछना था। हाँ पूछो। सर ये जो Cl दो एटम है, अगर हम लोग उनको अप्रोच कराते तो रिपल्शन होगा ना? उसके बाद फिर वो मतलब वो ग्राफ जो आपने बनाया वो थोड़ा मतलब समझा नहीं मेरे को। पहले तो रिपल्शन होना चाहिए तो दोनों के बीच का एनर्जी बढ़ेगा, उसके बाद अट्रैक्शन होगा, मतलब वो एक बार ओवरलैपिंग के बाद, और फिर मतलब एनर्जी कम होता जाएगा, मतलब अट्रैक्शन एनर्जी बढ़ेगा, है ना? हम्म तो वो वो एक आपने जो सिंपलेस्ट ग्राफ, वे में मैं समझा, सिंपलेस्ट वे में समझाने जा रहा हूँ मैं यहाँ, कि ऐसा कुछ हो रहा है इसलिए वो इलेक्ट्रॉन वहां से वहां जा सकता है। तो एक एक एटम को लेकर ही मैं बात कर रहा हूँ। अगर वो मैं समझ गया, वो बनता है A/R⁻² माइनस B/R⁶ उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ लेकिन सर, मैं एक एक एटम से ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ बन रहा होगा। हाँ सर, ठीक है। भाई केवल क्लोरीन की थोड़ी बात करें, हम केवल सॉलिड की बात करने जा रहे हैं ना, तो हाँ समझाने के लिए मतलब मैंने एक मेरे को वो एग्जांपल लिया है। ग्राफ में हाँ, प्रॉब्लम था, मतलब वो इंटरसेक्ट कर रहा था ना, मतलब वो मेरे वो को समझा नहीं। कोई बात नहीं, अभी इसको इतना समझ लो अभी तो आप। हाँ सर। ये बना लिया। हम्म हाँ सर। लिख लिया। सर एक मिनट। हाँ सर। हाँ सर। अब अगर मान लो मैं सॉलिड लेटिस की बात करूं, तो उसमें क्या होगा? उसमें तो बिलियन ट्रिलियन क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। उसमें क्या होगा, उसका मैं यहीं से बना देता हूँ। मान लो एक न्यूक्लियस यहाँ है, दूसरा न्यूक्लियस यहाँ है, तीसरा न्यूक्लियस यहाँ है,
चौथा न्यूक्लियस यहाँ है और ढेर सारे न्यूक्लियस, ऐसा थोड़ी कि ये मतलब ढेर सारे एटम से मिलके है। तो ऐसे ये इन काफी बड़ा लेटिस है, तो इसके ग्राफ जो होंगे एक मिनट। तो आप यहाँ देखो, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है, ये ओवरलैपिंग रीजन है। तो कोई इलेक्ट्रॉन अगर इस रीजन में है, मान लो इस ओवरलैपिंग रीजन के ऊपर है, तो वो इलेक्ट्रॉन पूरे लेटिस में घूम सकता है, तो इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे लेटिस में जा सकता है, ठीक है। तो ये जो बैंड माना जाता है, इस बैंड को हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। और इसके नीचे जो बैंड होता है, इसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। आई बात समझ। और ये ओवरलैपिंग रीजन होता है। तो मेटल के अंदर क्या होता है कि कंडक्शन बैंड दो तरह से बनता है, उसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों ही ओवरलैप कर रहे होते हैं। एक तो वो, अभी तो इसमें एक गैप है मान लो, एक तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है अभी, तो जैसे मैंने बताया एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, जरूरी नहीं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन हो। और वैलेंस बैंड का मतलब क्या है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं ना, हमारी बात सुन में। या वैलेंस शेल का मतलब क्या हुआ, आउटर मोस्ट शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसी को वैलेंस वैलेंस शेल बोलते हो ना, क्या बोलते हो? हाँ सर, आउटर मोस्ट शेल। तो उसी तरह कंडक्शन वैलेंस बैंड मतलब आउटर मोस्ट बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर जाए तो फिर वो जाता है मेटल। ये है उसमें, अभी दो तीन केस बताऊंगा मैं अभी आपको, ये बना लो पहले। तो ओवरलैपिंग जो रीजन है ना, उसके ऊपर के बैंड को बोलते हैं कंडक्शन बैंड, जिसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकते हैं, वो पूरे लेटिस में घूमेंगे, है ना। यानी ये इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं जो पूरे लेटिस में घूम सकते हैं, यहाँ ये इस लेवल पे भी हो सकते हैं, इस लेवल पे भी हो सकते हैं। हाँ सर, बना लिया। तो नेक्स्ट अब हमारे पास में दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉलिड्स, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। ऑन द बेसिस ऑफ, ये तो लिख ही लेंगे, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे मेटल के बारे में। तो मेटल के भी दो केस बनते हैं। अगर मान लो कंडक्शन बैंड, तो ऊपर वाले को हम लोग इस तरह से बनाएंगे कंडक्शन बैंड, अगर ये पार्शली फिल्ड है, और वैलेंस बैंड अगर पार्शली एम्प्टी है,
ठीक है। अच्छा, ये जो लोअर लेवल है इसका, ये कंडक्शन बैंड है दरअसल, इसको हम बोलते हैं ईसी लोअर बैंड, और ये लोअर बैंड किसका, लोअर लेवल ऑफ द कंडक्शन बैंड, और ये अपर लेवल ऑफ द वैलेंस बैंड, इसको वैलेंस बैंड बोलते हैं हम लोग। तो इसको लिखेंगे ईवी अपर लेवल, या आप ये भी लिख सकते हो ईवी मैक्स, इस बैंड की मैक्सिमम एनर्जी। और ईसी मिनिमम, इन दोनों के जो गैप होता है ईजी, इसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, यानी ईसी मिनिमम माइनस ईवी मैक्स, और ये इक्वल टू होता है ईजी, और इसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है। तो अगर मेटल में ये पार्शली एम्प्टी है कंडक्शन बैंड, और पार्शली मतलब पार्शली फिल्ड है कंडक्शन बैंड, पार्शली एम्प्टी है वैलेंस बैंड, तो ये इसका मतलब है कि ये मेटल है। क्यों? क्योंकि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, तो ये पूरे लैटिस में घूमेंगे, पूरे लैटिस में घूमेंगे, तो जो इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट होगी इसमें, जब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ अप्लाई करेंगे तो, ठीक है। तो उसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल एक तरह से, एक तो ये केस मिलता है अपने को। इसको बना लो, फिर लिखवा देता हूँ मैं। हाँ सर, हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है, सर एक मिनट। हम्म, हाँ तो सर। यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरा होता है ये वैलेंस बैंड है, और यहाँ से यहाँ तक ये जो होता है ये कंडक्शन बैंड है। तो कंडक्शन बैंड partially filled and valence band partially empty। इसका मतलब ये मेटल है। इसका दूसरा केस होता है जिसमें आप देखोगे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों ओवरलैप कर रहे होते हैं। तो इसमें जो Eg है वो 0 हो जाता है। तो ये हमारे पास में कंडक्शन बैंड है, और है ना, और ये हमारे पास में वैलेंस बैंड है। इसमें क्या हो रहा है, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ओवरलैप, ये भी मेटल में ही आता है। इसका मतलब है कि ये जो सॉलिड है ये मेटल है, यानी ये कंडक्टर है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे इस लैटिस के अक्रॉस, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी।
हो गया ले सर। रहे भाई। नेक्स्ट अब हमारे पास में इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या होता है, ये कंडक्शन बैंड है, एमटी कंडक्शन बैंड। और ये हमारे पास में वैलेंस बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन यहाँ जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है इस केस में, वो दरअसल ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगर ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके इस कंडक्शन बैंड में पहुंच नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी गैप ज्यादा है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत ज्यादा होता है। तो ये हो जाएगा इंसुलेटर। यानी अगर फॉरबिडन एनर्जी गैप ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जैसे अगर मैं डायमंड की बात करूं तो उसका 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीबन होता है, लेकिन उससे थोड़ा सा और ज्यादा होता है। तो उस वो केस में क्या है, वो इंसुलेटर है। ठीक है। सर वो Eg 0 हो गया तो करंट पास करेगा, वो पार्ट समझा नहीं। क्या क्या क्या? तो फॉरबिडन एनर्जी जब 0 हो जाएगा। हाँ तो ओवरलैप कर गया ना, इसलिए 0 हो गया ना, ये कहने का मतलब है। हाँ सर, तो करंट पास करेगा ना। हाँ हाँ करेगा, तभी तो कंडक्टर है। कंडक्टर का ही तो पार्ट है। दो चीज बताए मैं कंडक्टर में, मेटल के दो है ना ये। मेटल के एक तो ए हो गया, इसमें एम पार्शली एम्प्टी वो दिया हुआ है, और दूसरा जब ओवरलैप करेगा तो उस केस में भी जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी इसमें। हाँ सर। तभी तो मेटल है ये। हाँ सर। और दूसरा ये इंसुलेटर, तीसरा सेमीकंडक्टर। लिख लिया है? हाँ सर। हाँ सर। तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, ये जो एनर्जी गैप है यहाँ जी, ये है, एक मिनट वहां उल्टा कर दिया क्या मैंने, रुको एक मिनट। हाँ एजी ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ओके, और यहाँ एजी लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। ठीक है, तो ये सेमीकंडक्टर, यानी इसमें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम गैप होना चाहिए। फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में सेमीकंडक्टर। लेकिन एट 0 केल्विन सेमीकंडक्टर semiconductor behaves like an insulator. But at room temperature, semiconductor behaves like a conductor. लेकिन जो कंडक्टिविटी है वो लो होगी।
with low conductivity. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ये जो बनाए मैंने, ये जो फिगर्स है, कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड, ये इस पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मेंस में वैसे भी रिपीट हो जाते हैं, और ये मेंस का ही पार्ट है। ये एडवांस में तो कभी ना पूछे, वो है ही नहीं सिलेबस में पूछेंगे क्या। ठीक है, चलिए फिर आज इतना ही करेंगे। सर हम बोले सर वो जो 71 वाले क्वेश्चन पेपर्स है, वो मतलब जो प्रीवियस ईयर वाले पेज है, उसके कौन से चैप्टर से शुरू करने, मतलब डिस्कशन? क्या फिर से बोलो। वो जो प्रीवियस ईयर का डिस्कशन करने को बोल रहे हैं ना सर आप, हाँ, उसका कौन से चैप्टर से करें, या मतलब सारे ही कर दें? उसके सारे ही कर लो, मेंस वाले तो जितने भी हैं, लेकिन पहले मैं सोच रहा हूँ कि सेमीकंडक्टर में अभी पढ़ा देता हूँ, फिर इसी से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है सर। हाँ सर, सेमीकंडक्टर करने के बाद में मैं आपको एरर, यूनिट एंड डायमेंशन, है ना, एक्सपेरिमेंट, ये भी करवा दूंगा, तो वो फिर उसका कर लेंगे, फिर धीरे धीरे फिर मैं बताता हूँ आगे क्या करना है। ठीक है सर हाँ सर, ठीक है सर। सर हाँ बोलिए। इसमें कितने लेक्चर लेंगे अभी सेमीकंडक्टर में? सेमीकंडक्टर का तो पता नहीं यार, देखते हैं, एक घंटा ही रखेंगे, 1 घंटा की भी क्या, मतलब कितना, 40 मिनट होगा मेरे ख्याल से, 50 मिनट भी नहीं होता है पूरा, है तो 40 मिनट का रहता है पूरा लेक्चर, तो हो जाए।